कैसे हैं सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का शुरू किए थे। उस क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जो था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। उसमें एक वीडियो आ चुका है, उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए, ये उस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। हम लोग आज बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो शुरू करते हैं। कापी पेन निकालिए, नोट करना शुरू करिए। आज का टॉपिक होगा हमारा प्रकाश का परावर्तन, तो इसको शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ बात करेंगे आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे होगा प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, इसको हम लोग रे बोलेंगे। रे, ये क्या है? हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। वही जो सीधी रेखा में प्रकाश चल रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। तो रे को हम डिनोट करेंगे ऐसे, जैसे ये क्या है? किरण है, ये रे है। ठीक है, ये रे होगा। हम बात करते हैं कि किरण पुंज क्या है? किरण पुंज, किरण पुंज, इसको बीम बोलेंगे। ये क्या होगा? कलेक्शन ऑफ रे होगा। ये क्या होगा? कलेक्शन ऑफ रे। जो रे का जो समूह है, जो किरणों का समूह है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बीम बोलेंगे या किरण पुंज बोलेंगे। जैसे इसका कॉम्बिनेशन, इसका कलेक्शन बना लें, बहुत सारे कलेक्शन, इसको इस तरह से, इसको एक साथ, सबको अगर एक साथ दिया जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? इसकी इसी को बोला जाएगा कि ये क्या है? बीम। ठीक है। अगर हम बात करें जो ये किरण पुंज है यानी जो बीम है, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में करके देख सकते हैं। जिसमें एक होता है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम यानी समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। फर्स्ट समांतर किरण पुंज क्या है? जो हमारा रे है, अगर सारी रे अगर समांतर है तो उसको हम लोग पैरेलल बीम बोलेंगे यानी समांतर किरण पुंज बोलेंगे। जैसे ऐसे समांतर बना लिया जाए, ये बहुत सारी रे हैं और ये सब कैसे हैं? समांतर हैं, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा होगा पैरेलल बीम। इसी में सेकंड बात करते हैं, एक होता है कि हमारा कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम यानी एक कन्वर्जिंग बीम है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि जो रे हैं अगर वो सब एक पास जाके मिल रही हैं, जितनी भी रे हैं वो सब एक पास जाके अगर मिल रही हैं एक पास, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग बीम। एक थर्ड, एक और होता है जो होता है डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। इसमें क्या होगा? इसमें लाइट एक जगह से चलना शुरू होगी और ऐसे क्या होगी? फैल जाएगी चारों तरफ, ऐसे ऐसे फैल जाए। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक होगा। इस तरह का अगर बीम अगर कहीं दिखाया जा रहा है तो वो होगा डाइवर्जिंग बीम। क्लियर है? तो ये छोटी सी बातें हैं कि किरण क्या है, किरण पुंज क्या है। किरण पुंज जिसको हम लोग बीम बोलते हैं। बीम, बीम में क्या है? जो ढेर सारी जो लाइट है उसका अगर कलेक्शन लें तो उसी को हम लोग बीम बोलते हैं। अगर इसी में से एक सिंगल की बात करते हैं तो वो रे है, वो किरण है। पैरेलल बीम, जो ये रे जो चल रही है वो सब अगर पैरेलल है, पैरेलल चल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। अगर यही जो बीम, बीम की बात कर रहे हैं यानी जो रे है, और रे अगर एक पॉइंट पर अगर मिल रही है, एक ही पॉइंट पर सब क्या हो रही हैं? एक पॉइंट पर मिल रही हैं, सारी रे एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। ठीक है। अगर ये किसी एक, मान लो यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट ऐसे चारों तरफ ऐसे अगर निकल के जा रहा है, फैल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इतना इसको साइड, इसको कहीं लिख लें। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एक चीज़ और, इसका हिंदी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसका हिंदी होगा, कन्वर्जिंग का होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। इसका होगा अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। इसमें ध्यान देंगे, ये 1 2 3 किसकी बात हो रही है? ये इसकी बात हो रही है, जो हमारी किरण पुंज है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में इसको लेके देख रहे हैं। ठीक है, किरण पुंज में हमारी पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। क्लियर है इतना? अब हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझें। अगर कोई लाइट आ रही है और किसी चिकने सतह पे टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है,
प्रकाश की ये जो घटना है इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? एकदम सिंपल है। जैसे कि बाउंस बैक हो जाना, जैसे किसी गेंद को अगर हम दीवार पर फेंकते हैं तो फिर वहाँ से टकराने के बाद फिर वो उसी माध्यम में लौट आता है। सेम वैसे ही समझें कि अगर कोई प्रकाश की किरण है वो किसी सतह पर जाके टकराती है और टकराने के बाद से फिर उसी माध्यम में वापस लौट आ रही है, तो प्रकाश की जो घटना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी चीज को लिख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किसी चिकने सतह यानी पॉलिश्ड सरफेस पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाता ही लिखते हैं, लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? ये बहुत सिंपल है। जैसे सपोज करें कि ये कोई एक चिकना सतह है, कोई एक पॉलिश्ड ये सरफेस है, ये कोई एक पॉलिश्ड सरफेस है। अगर इस पे इधर से कोई एक लाइट यहाँ से आ रही है, ये लाइट यहाँ से आई और इस सतह पर यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद से जिधर से आई थी, इधर से लाइट इधर से आई थी, इसी माध्यम में फिर वापस लौट जाए, ऐसे फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो जो प्रकाश की ये जो घटना यहाँ घटित हुई है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये जो प्रकाश का परावर्तन है ये बड़े बड़े सतहों से होता है, कोई बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से होता है। तो यहाँ पर जब कोई लाइट किसी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पर टकराती है, जैसे इस मार्कर पर लाइट आकर टकराए, टकराने के बाद से फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, या हम कहें कि ये बुक है, इस पे लाइट आके यहाँ टकराए, टकराने के बाद से वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने की बात है कि अगर लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल पे आके इंसिडेंट हो रही है, उस पर आके टकरा रही है, और टकराने के बाद से वहाँ वो कई दिशाओं में जो लाइट वहाँ फैल जा रही है, उसको परावर्तन नहीं कहते हैं। उसको एक और नाम आता है जिसका नाम है प्रकीर्णन। उसको हम प्रकीर्णन बोलते हैं। कैसे? जैसे ऐसा समझें, प्रकीर्णन की बात यहाँ कर रहे हैं, प्रकीर्णन। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग क्या है? जैसे सपोज करें कि बहुत छोटा सा कोई एक पार्टिकल है, जैसे गैस के पार्टिकल हो, डस्ट पार्टिकल हो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। एक ही पार्टिकल लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक कोई पार्टिकल है, इस पे लाइट आया और बहुत छोटे से पार्टिकल पे आके लाइट यहाँ पे टकराया, और टकराने के बाद से लाइट इस पे इधर क्या हो गया, ऐसे लाइट फैल गई, इस पे ऐसे लाइट क्या हो गई, फैल गई। तो ये जो घटना हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं। तो प्रकीर्णन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल पर होता है, और परावर्तन कहाँ होता है? बड़ा ऑब्जेक्ट है उस पर ऐसा होता है। इसके बारे में डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये प्रकाश के परावर्तन में। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि जब कोई लाइट आती है और किसी चिकने सतह पे टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो लाइट इस पर आके टकरा रही है, इसका हम लोग एक नाम रख देंगे। सिंपल है, नाम रखेंगे इसका। जैसे कि लाइट जो आके यहाँ टकराई, इसका एक नाम रखेंगे। जो लाइट यहाँ टकरा के वापस जा रही है, इसका एक नाम रख लिए। तो जो लाइट आके इस पे टकराती है, अगर इसका नामकरण कर दें अगर हम ऐसे, जैसे AO एक रे है, एक किरण है, और OB एक किरण है, तो इसको हम बोल ऐसे नाम रख दें। जैसे AO जो है, एक किरण जो है AO, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोल दें, यह है इंसिडेंट रे। ये जो OB है, OB जो लाइट यहाँ टकराने के बाद से जो उसी माध्यम में वापस लौट के जा रही है, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये क्लियर है? मतलब ये आने वाली लाइट है। आपतित किरण मतलब आने वाली प्रकाश, आने वाली प्रकाश की किरण।
आने वाली प्रकाश की किरण। और ये क्या है, टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश की किरण, वापस जाने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। जो आ रहा है उसको हम लोग आपतित किरण के नाम से जानेंगे, इंसिडेंट रे के नाम से जानेंगे, और जो टकरा के फिर वापस जा रहा है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानेंगे। बस ये यहाँ लिखा गया है ताकि आप इसको याद कर पाएं, बहुत सिंपल है। बार बार हम लोग अब इसी का नाम लेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और एक बात, और ये जहाँ पर आके आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा रही है, जैसे ये बिंदु ओ पर टकरा रही है, तो यहाँ पे एक बिंदु ओ मिला हमको, बिंदु ओ, इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, ये हमारा हुआ इंसिडेंट पॉइंट। तो तीन, ये कौन सा पॉइंट है जहां पर आपतित किरण आके क्या होती है, टकराती है। जैसे ये आपतित किरण है, आके यहाँ टकराई, तो इस बिंदु का ही नाम क्या रख दिया गया है, आपतन बिंदु। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखनी है। और एक चीज यहाँ पे, एक चीज और याद रखना है कि जिस बिंदु पर आके टकरा रही है, इस बिंदु पर अगर हम एक लंबवत रेखा खींचे, लंबवत यानी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, एक अभिलंब यहाँ खींचे, जैसे यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचे इस बिंदु पर, ऐसे सीधा एक अभिलंब यहाँ खींच रहे हैं, तो इसको अगर हम एक नाम दे दें एन, तो ये जो एन ओ है, एन ओ, यह एक अभिलंब है, और इसका नाम भी हम लोग क्या रखे हैं, अभिलंब। परपेंडिकुलर है ये, अभिलंब। ठीक है, यह एक नॉर्मल है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और नॉर्मल कहाँ पे खींचा गया है, आपतन बिंदु पर। क्लियर है, और ये अभिलंब है, इसका मतलब क्या है, अभिलंब है, तो ये जो सतह है, जो चिकना सतह है, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये क्या हमारा क्या होगा, अभिलंब। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो हमारा सरफेस है उस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और चीजें बात कर लेते हैं। जैसे जब ये लाइट आके यहाँ टकरा रही है इस बिंदु पर, तो ये अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही है, ये कुछ कोण बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। और जब यहाँ से परावर्तित हो रही है तो भी इस अभिलंब के साथ कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पहला ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं आपतन कोण। और जब ये लाइट परावर्तित होती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग आर से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पे दो एंगल मिला, उसकी बात कर लेते हैं हम। ये एन ओ लिखा है, नो नहीं है, ये एन ओ। अब यहाँ बात करते हैं, जैसे एंगल एक आई, ये एंगल आई कौन सा कोण है, तो यह है आपतन कोण। आपतन कोण, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे ही लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये किसके किसके बीच का एंगल होता है, आपतन कोण किसके किसके बीच का एंगल होता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपतन कोण आपतित किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण है, अभिलंब के बीच का कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंगल और है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, एंगल आर। ये कोण आर एक कौन सा कोण है, यह है परावर्तन कोण। इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण, यह है परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये किसके किसके बीच का एंगल है, ये परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण है, अभिलंब के बीच का कोण है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखें। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक चीज़ कि आपतित किरण क्या है, तो आपतित किरण हम लोग किसको बोल रहे हैं, ये हमारा आपतित किरण है, जो लाइट ऐसे आ रही है, यह है आपतित किरण। यहाँ पे लिख सकते हैं, यह है आपतित किरण, आपतित किरण। जो लाइट टकराने के बाद इधर जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण,
ठीक है। और जहाँ पर ये आपतित किरण जाकर जहाँ टकराती है इस बिंदु को क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, क्लियर है। और ये है हमारा क्या? ये है हमारा अभिलंब, ये है अभिलंब, क्लियर है। और इस अभिलंब और ये जो आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। तो यहाँ लिखा गया है आई हमारा क्या है? आपतन कोण। और इसी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये है हमारा। तो इतना नोट कर लें। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि ये जो परावर्तन हो रहा है इसका नियम क्या है, इसके नियम क्या होते हैं। कि परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके कुछ नियम हैं, उस नियम की हम बात करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है इसकी बात करते हैं। तो देखें पहले एक चीज कि जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है, परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है इसके? दो नियम है। ये याद रखें, दो नियम है। कौन कौन उसको देखते हैं। जो पहला नियम है, पहले हम नियम लिख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक एक करके उस पर बात करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हमारा है कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात जो आपतन कोण किसे दिखा रहे थे? आई से, और परावर्तन कोण किसे दिखा रहे थे? कोण आर से। ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यही हमारे परावर्तन के नियम है। इसका मतलब ऐसे समझ लें, थोड़ा सा एक डायग्राम बना लिया जाए इसको। अगर ये एक सतह है, ठीक है, ये सतह है, इस पर लाइट ऐसे आके इंसिडेंट हुई, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और लाइट यहाँ से परावर्तित हो गई, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर अगर एक लाइन ऐसे खींचे तो इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो यहाँ पे यह है आपतन, यह है आपतित, आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये क्या है? यह है हमारा अभिलंब, यह है अभिलंब। ठीक है, तो ये इसमें पहला बात जो कर रहा है यहाँ पे, पहले दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं। जैसे कि ये लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, तो इसके साथ जितना एंगल ये बना रही है, जैसे ये एंगल आई है और इसको एंगल हम लोग आर बोल रहे थे इसके पहले। तो कहने का मतलब इसमें कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, हमेशा ये बराबर होता है। बराबर मीन्स कि अगर ये 30 डिग्री पे अगर लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट यहाँ से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये भी एंगल होगा। मतलब ये दोनों इस अभिलंब के साथ दोनों बराबर कोण बनाएंगे। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? घट। अगर लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी तो लाइट यहाँ से परावर्तित होगी, लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी तो लाइट यहाँ से परावर्तित होगी। समझ में आ रही बात? मतलब कि जितने एंगल पे लाइट अगर यहाँ से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर यहाँ से क्या होगी? परावर्तित होगी। यानी एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ये इसका नियम है। और ऐसा ही होता है कि अगर लाइट किसी भी सरफेस पे जाकर टकराती है तो अभिलंब के साथ जितना कोण बन रहा होगा उतना ही कोण बनाते हुए वो परावर्तित हो जाती है। समझ में आ रहा है? कुछ समझने की कोशिश करें थोड़ा।
ये अविलंब है, इसके साथ अगर लाइट, अगर यहाँ से लाइट अगर ऐसे जा रही है इतने एंगल पे, तो ये इतने ही एंगल पे यहाँ से क्या होगी, पर जितना एंगल यहाँ बन रहा होगा, और 30 डिग्री बन रहा होगा, 30 डिग्री के एंगल पे ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यही दूसरा नियम है कि आपतन जो कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि आई और आर क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ा इसको समझते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका क्या, लाइट ऐसे आ रही है, यहाँ टकराने के बाद से फिर उसी तल में परावर्तित हो रही है, और अभिलंब भी उसी तल में है, जो इधर तल है, ये तीनों की बात हो रही है। ये जो तीनों है, इसके पीछे एक मतलब पेज लगा दो ऐसे, तो इस तीनों क्या है, उसी पेज वाले तल में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइट ऐसे पड़ती है और पड़ने के बाद से इधर परावर्तित हो जाती है, नहीं। लाइट जिस तल में आएगी, लाइट अगर इधर एक तल बना लो, एक पेपर यहाँ खड़ा करो, एक तल होगा, एक सरफेस होगा, अगर लाइट यहाँ अगर टकरा रही है तो टकराने के बाद से फिर इसी तल में ही परावर्तित होगी। तो ये पहला नियम कहने का मतलब यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। तो इसको अब मिटाते हैं। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकते हैं, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं अभी। एक क्वेश्चन एक लेते हैं कि यदि कोण आई बराबर 0 डिग्री तो कोण आर का मान बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसको लगाइए, कैसे लगेगा सोचिए, क्या करेंगे। क्योंकि हम अभी पढ़े हैं परावर्तन का नियम, और परावर्तन का नियम कहता है, इसका सलूशन की बात करें, परावर्तन के नियम में दूसरा जो नियम हमारा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जब आई बराबर 0 है, क्योंकि आई बराबर क्या है हमारा, कोण आई बराबर 0 है, तो क्या होता है हमारा, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर ये होता है, तो आई जब 0 रखेंगे तो आर भी कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री। एकदम सिंपल है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब आपतन कोण आई 0 है तो परावर्तन कोण भी क्या है, 0 है। इसका मतलब अगर समझ लें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जैसे मान लो कि ये हमारा था अभिलंब, ठीक है, और ये था आपतित किरण ऐसे आ रही थी, और यहाँ जा रहा था ये परावर्तित किरण। तो इसमें यही था ना कि ये आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 15 डिग्री होगा, मान लो अगर ये 15 डिग्री होगा तो यहाँ से परावर्तित होगा, ये भी कितने डिग्री परावर्तित होगा, 15 डिग्री पे। अगर इसको और कम कर दें, अगर ये 10 डिग्री पर अगर आपतित होगा तो कितने डिग्री परावर्तित होगा, ये भी 10 डिग्री परावर्तित होगा। अगर लाइट सीधे यहीं से आपतित हो जाए, यहीं से नॉर्मल पर ही लाइट क्या हो जाए, इंसिडेंट हो जाए। आपतित किरण कहाँ से आ रही है, नॉर्मल पर ही आ रही है। अगर नॉर्मल पे अगर आपतित किरण क्या हो आए तो कहाँ से परावर्तित हो जाएगी, वहीं से, क्योंकि एंगल कितना कर दिया, 0। तो अगर यहाँ से आएगा तो यहीं से क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक, इसी चीज़ को अगर हम एक नोट करके लिख लें, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि यहाँ पर क्या है, ये आई बराबर 0 है तो आर बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा। अगर एंगल आई 0 है तो आर भी 0 है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो एक नोट इसको बना लें कि यदि प्रकाश की किरण अभिलंब पर आपतित हो तो अविलंब से ही होकर परावर्तित होगी। क्लियर होगा ये बात। क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई लाइट अगर इस अभिलंब पर ही क्या हो, आपतित हो, जैसे कि अगर हम किसी लाइट को ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी सतह पर अगर हम किसी लाइट को एकदम उसके अविलंब पर एकदम सीधा अगर उसके ऊपर क्या कराएं, इंसिडेंट कराएं, उस पर आपतित कराएं, तो लाइट वहीं से परावर्तित हो जाएगी, उसी अविलंब को होकर ही क्या होगी, परावर्तित होगी। हम लोग ऐसा देखे भी हैं कि जब कोई मिरर होता है, भी हम बात करेंगे मिरर की, कोई एक दर्पण होता है, उस दर्पण पे एकदम हम सीधा खड़े होकर ऐसे किसी टार्च को एकदम सीधा ऐसे जलाते हैं तो हम देखते हैं लाइट परावर्तित होकर एकदम हमारे टार्च पर ही आती है। इसका मतलब क्या है कि हम लाइट को एकदम अविलंब पर अब 90 डिग्री पर उस पर आपतित कराए हैं तो लाइट वहीं से वापस आ जाती है। अगर हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा ऐसा तिरछा करके ऐसे जलाते हैं तो जितना ऐसे तिरछा करके जाते हैं लाइट उतना ही डिग्री पर इधर क्या होती है,
परावर्तित होती है। तो यहाँ पर क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। तो इस नोट को याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि सपोज करें कि ये कोई एक यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और ये है अभिलंब और लाइट यहाँ से परावर्तित हो रही है। अगर हमसे कहे कि ये 30 डिग्री है तो बताओ कि ये कितना डिग्री होगा। तो बहुत सिंपल है कि अगर यहाँ पे आई अगर 30 डिग्री है तो आर भी कितना होगा, आर भी 30 डिग्री होगा। एकदम सिंपल है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगर इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक मान लो एक क्वेश्चन और ले लें, इसमें एक क्वेश्चन और लिया जाए, जैसे कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन दे दे कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई और ये है इसका अभिलंब, अगर फिगर ही बना के मान लो दे दे और कह दे कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो एंगल आई और एंगल आर का मान बताइए कितना होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो एंगल आई और एंगल आर का मान बताइए। तो हम जानते हैं कि ये है अभिलंब। यहाँ पर ये ध्यान देखें कि ये क्या है, ये है अभिलंब। और अभिलंब के ये सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री कोण बनाता है। जब ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45, तभी तो 90 होगा। तो आई कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई कितना हो गया, आई हो गया 45। जब आई 45 हो गया तो आर भी कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो बना लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अभी हम लोग जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अब हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन की बात कर लें, जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं कि यदि आपतित किरण, इसको यहां से मिटाते हैं, इसको आप खुद से करिए। यदि इसको मिटा दें, इसको खुद से करिए। एक क्वेश्चन है कि यदि आपतित किरण, एक क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण 100 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो आपतन कोण का मान क्या होगा, मान कितना होगा, सोचें और लगाएं इसको। कैसे लगाएंगे इसको, वीडियो पॉज करें, एक बार ट्राई करें। हम यहाँ लगा रहे हैं, क्या करेंगे, हमसे क्या दिया गया है, कह रहा है कि ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब। इसमें क्या दिया गया है, पहले देखें। इसमें दिया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच का कोण दिया है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक है 100 डिग्री, 100 डिग्री। और हमसे क्या पूछ रहा है, आपतन कोण का मान बताइए। तो एकदम सिंपल है, जब यहाँ से यहाँ तक 100 है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो जितना अगर 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 ही होगा, तभी तो 100 होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें एंगल, इसमें निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। तो हम दोनों की एक ही चीज मान लें, अगर आई और आर बराबर है तो इन दोनों का सम कितना है, एंगल आई प्लस एंगल आर कितना दिया गया है, दोनों का सम 100। दोनों का कितने के बराबर है, दोनों के बीच का कोण 100 है। इन दोनों बराबर है चूंकि, तो हम केवल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2i बराबर कितना, 100। यहाँ पे इसके जगह पर भी क्या लिख दिया, आई। तो आई, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। तो ये याद रखना है। ऐसे इसको क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको खुद से भी ट्राई करिए। तो यहाँ तक हम लोग बात किए, ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। अभी तो इसमें आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे एक नोट करके लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम हर एक सतह पर लागू होता है, हर एक सतह के लिए लागू होता है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको समझ लें। लागू होता है, इसका मतलब यह है कि सतह कैसा है,
इस पे ये नियम डिपेंड नहीं करता है, सतह कैसा भी हो ये नियम हर सतह पे लागू होता है। जैसे वो सतह चाहे खुरदुरा सतह हो, खुरदुरा सतह हो, चिकना सतह हो, समतल सतह हो, वहाँ भी लागू होगा। वो हमारा अवतल सतह हो, अवतल सतह हो, वहाँ भी लागू होगा। वो उत्तल सतह हो, उत्तल सतह हो, कनकेव इसको बोलते हैं, अभी इंग्लिश में भी लिख दें, कनकेव सरफेस हो, वहाँ भी लागू होगा। कन्वेक्स सरफेस हो, वहाँ भी ये लागू होगा। ये प्लेन सरफेस हो, वहाँ भी लागू होगा। रफ सरफेस हो, वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी ये लागू होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये जो प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है ये हर एक सतह के लिए लागू होता है, यानी ये जो दो नियम है हर एक सतह पर ये लागू होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछ लेगा कि अगर आई बराबर 0 तो आर बराबर ध्यान रखना है ये भी क्या होता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखें कि प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम है वो हर एक सतह के लिए वैलिड है, हर एक सतह पर ये लागू होता है, चाहे वो सतह किस तरह का भी हो। क्लियर है? अब हम लोग इतना नोट कर लें, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, बात करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या है, जैसे मान लो कि यह एक दर्पण है, ठीक है, और यहाँ कोई एक वस्तु रखी गई, जैसे मान लो कोई एक वस्तु है, तो इस वस्तु से लाइट इस प्रतिबिंब पे जाके टकराया, यहाँ से जो लाइट, इसके ऊपर लाइट कहीं से पड़ रहा है और ये लाइट को परावर्तित किया ये वस्तु, और इस वस्तु की अब हम बात करेंगे। तो इस वस्तु से जो लाइट इस दर्पण पे जाके पड़ा और इस दर्पण से परावर्तित होने के बाद इस दर्पण से परावर्तित हुआ, और ये जो परावर्तित किरण है जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी उसी बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और इसके आधार पर हम प्रतिबिंब को दो हिस्सों में बांटते हैं, या प्रतिबिंब के हम लोग दो प्रकार समझते हैं। क्या क्या? तो हम लोग यहाँ जब बात करते हैं प्रतिबिंब की तो हम लोग दो प्रकार की बात करते हैं। एक होता है रियल इमेज, और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये दो प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग क्या बात किए हैं कि जब किसी वस्तु से प्रकाश किसी दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसी बिंदु पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इतना नोट कर लेंगे, ये बहुत सिंपल है, इसको समझेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर कोई लाइट किसी वस्तु से जाती है और किसी दर्पण से परावर्तित होकर जहाँ पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर क्या बनेगा, उस वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। एक चीज़ ध्यान देना है कि प्रतिबिंब जब भी हम अभी आगे पढ़ेंगे तो जब प्रतिबिंब का बनना देखेंगे तो कम से कम प्रतिबिंब को समझने के लिए कम से कम दो रे की जरूरत पड़ेगी, कि कोई दो रे होंगी और वो जाएंगी किसी दर्पण से टकराने के बाद, किसी वस्तु से जाएंगी और दर्पण से टकराने के बाद से जहाँ पर आके मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये जो हमारा प्रतिबिंब होता है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है रियल इमेज और एक हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जिसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं और वर्चुअल इमेज जिसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। इसमें बात कर सकते हैं कि जो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब
ये वस्तु की तुलना से, अगर वस्तु से तुलना करेंगे तो ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, एक चीज ये है। दूसरा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसमें क्या है, जो वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, मिलती हुई जब प्रतीत होती हैं तो वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब यह पर्दे पर बनता है, पर्दे पर बनता है। कहाँ बनता है, तो ये पर्दे पर बनता है, ये स्क्रीन पर बनता है। ठीक है, तो इसमें दो बातें याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ये आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा, जब हम लोग प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये क्लियर होगा और क्लियर होगा। अभी ये याद रखें कि जो वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ भी आएगा वहाँ हम लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है यह पर्दे पर बनता है। इसमें बात कर लिया जाए आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। और कहाँ बनता है, हमेशा पर्दे के पीछे बनता है, हमेशा पर्दे के पीछे बनता है, पीछे बनता है। अभी हम बात किए हैं कि ये जो प्रतिबिंब है इसमें दो परावर्तित किरणें क्या होती हैं, वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तब क्या बनता है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें क्या है, जब दो परावर्तित किरणें, जब दो परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और जब वास्तव में मिलती हैं तो रियल इमेज बनता है। और इसमें याद रखना है, हमेशा जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनता है, ये ध्यान रखना है। और ये हमेशा कहाँ बनता है, पर्दे के पीछे बनता है। यानी जितनी भी वास्तविक इमेज बनेगी वो हमेशा पर्दे के पीछे बनेगी। यानी अगर दर्पण की हम बात करेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगी, क्लियर है। और जब वो रियल इमेज बनेगा, यानी जब वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो दर्पण पर बनेगा, या हम बोल सकते हैं पर्दे पर बनेगा, क्लियर है। तो ये दो चीज़ें नोट कर लें कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसमें एक चीज़ और कि ठीक है, अभी हम लोग जब समतल दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें बात करते हैं, इतना नोट कर लें। अब हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो इतना नोट करें। एक चीज़ ध्यान देना है कि हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो रे की जरूरत पड़ेगी, दो किरण की जरूरत पड़ेगी, दो परावर्तित किरण की जरूरत पड़ेगी। वही परावर्तित किरण जहाँ पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, वहीं पर क्या बनेगा, हमारा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इतना नोट करें। अब हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। दो ये प्रतिबिंब कौन कौन से हैं इसको ध्यान में रखना है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो हम लोग अभी बात करते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसको मिटा रहे हैं, दर्पण, मिरर। यहाँ पे जो हम लोगों को मिरर की बात करना है वो हम लोगों को मिरर, एक हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन मिरर। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण, इसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। ये हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, ये हमारे सिलेबस में है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जब हम लोग आगे जब इसमें पढ़ेंगे तो गोलीय दर्पण को हम लोग दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कनकेव मिरर, और एक हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर। ये आएगा आगे तो हम लोग इसमें डिटेल बात करेंगे। इसको बोलते हैं अवतल
अवतल दर्पण, और ये होता है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अभी हम लोग यहाँ फिलहाल बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर हम लोग आगे आएंगे गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हम लोग एक एक करके यहाँ बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग आज केवल बात करेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे हमारा बनता है। तो ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो देखते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कैसे बनता है, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण कैसे बनता है, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, और इसमें कुछ छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं उसकी बात करेंगे। फिर हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अभी हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसके बनने की बात करते हैं, और इससे जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या गुण है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, और जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण क्या होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो लेते हैं पहले एक समतल दर्पण बनाते हैं। यह एक समतल दर्पण, जब भी हम दर्पण बनाएंगे तो उसको एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ पॉलिश करेंगे, एक ये होगा पॉलिश तल और एक तरफ होगा रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी जहाँ से लाइट क्या होगी हमारी परावर्तित होगी। इधर पॉलिश्ड है, देखे होंगे कोई भी दर्पण होता है उसको एक तरफ क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, और एक तरफ का जो तल होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे, और ये वाला जो तल है इसको क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस बोलेंगे। ये है पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और इधर वाला जिधर से लाइट क्या होगी हमारी परावर्तित होगी, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह या रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, अब क्या है, जैसे मान लो कि कोई एक वस्तु यहाँ पर है, जैसे मान लो कि कोई एक वस्तु है, ये मान लेते हैं कोई एक वस्तु है यहाँ। ठीक, ये कोई एक वस्तु यहाँ रखी गई है। ठीक है, ये वस्तु ऐसा रख दिया गया, ये कोई एक वस्तु है। इस वस्तु का हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो देखें क्या करें। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो रे की जरूरत होगी, इससे लाइट यहाँ जाएगी और इससे परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी वहीं पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखें कि अगर यहाँ से एक लाइट को अगर हम ऐसे समझें कि अगर लाइट एक सीधा ऐसे लाइट एक भेज दें एकदम सीधा ऐसे, तो जब सीधा ऐसे लाइट जाएगा तो ये कहाँ जा रहा है, नॉर्मल पे एकदम सीधा जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, नॉर्मल पे आपतित हो रहा है, यानी अविलंब पे आपतित हो रहा है। तो जब अविलंब पर आपतित होगा तो अविलंब से ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। जब परावर्तित होगा तो इधर ही आएगा, ऐसे परावर्तित होकर ये इधर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। बेकार हो गया, थोड़ा सा सही कर लेते इसको, ये कहाँ हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे चला गया। अब एक किरण और लेते हैं, मान लो एक किरण को अगर हम इसको थोड़ा ये ऐसे बना लिया जाए, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे। अब एक चीज देखो, एक किरण को हम यहाँ पे डाल दें ऐसे, एक आपतित किरण ये है और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए अभिलंब हो जाएगा। तो जितने एंगल पे ये इधर गया है उतने ही एंगल पे इधर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो हम देखें दो किरण हम लिए, एक किरण आपतित किरण, एक जो लाइट है, एक जो रे है यहाँ पे इंसिडेंट कराए तो यहीं से क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होकर कैसे चला गया, इधर चला जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट होकर चला गया। और एक लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराए, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट कराए, तो जब यहाँ इंसिडेंट होगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इस इधर जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा, जितने एंगल पे ये आपतित होगा उतने ही कोण पे क्या हो जाएगा, उतने ही एंगल पे ये परावर्तित हो जाएगा, तो इधर चला जाएगा। तो एक परावर्तित किरण इधर जा रही है, एक परावर्तित किरण इधर जा रही है, तो ये दोनों कहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। तो ऐसे तो कहाँ मिलने वाले हैं, ये वास्तव में तो कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अगर इसको हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे अगर बढ़ाया जाए इधर, ठीक है ऐसे, और इसको इधर बढ़ाया जाए ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ, कहीं ना कहीं ऐसे मिलेंगे, और जहाँ मिलेंगे वहीं क्या बनेगा, वहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ क्या बना हमारा, यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, यहाँ पर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाए हैं ऐसे, डॉट डॉट करके इसको मिलाएंगे, वास्तव में नहीं मिल रहा है, और दोनों यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, दोनों यहाँ जाकर मिल रहा है। तो यहाँ पर इस वस्तु का यहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया।
तो ये चीज़ हम देखें कि यहाँ ये है वस्तु, ये उसका क्या बन गया, ये इसका बन गया प्रतिबिंब। ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। ठीक है, अगर ये वस्तु ए बी थी तो ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश, इस वस्तु का क्या बन गया, ये इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। और चीज़ ये ध्यान दें कि यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तव में परावर्तित किरणें काटी नहीं है, मिलती हुई यहाँ प्रतीत हो रही हैं। तो ये किस तरह का प्रतिबिंब है, जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं या दर्पण के पीछे बनती हैं या पर्दे के पीछे बनती हैं, कौन सी प्रतिबिंब होती है, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, सीधा होता है। तो वस्तु अगर ऐसे है तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। क्लियर है। तो इसके अगर प्रतिबिंब के गुण लिख लें, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब का गुण, प्रतिबिंब का क्या क्या गुण है, इसमें कुछ बातें यहाँ लिख लें, एक क्लास 8th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या क्या है कि ये जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब कैसा है हमारा, आभासी है, आभासी है ना, आभासी है और सीधा है। प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है, सीधा बनता है, एक बात। दूसरी बात, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। और इंपॉर्टेंट एक बात, वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से ये, अगर ये दर्पण है तो दर्पण से ये जो वस्तु की जो दूरी है, यहाँ से ये अगर x दूरी पर है तो ये भी कितने दूरी पर बनेगा, ये भी x दूरी पर ही क्या होगा हमारा, बनेगा, x दूरी पर ही ये भी बनेगा। अगर वही लिखा गया है कि वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है, इसको भी ध्यान देना है। 3 बातें हैं यहाँ पर कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, दूसरी बात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु की जो दर्पण से दूरी है, यानी इस मिरर, ये जो हमारा एक मिरर है, कौन सा मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो ये प्लेन मिरर से जो ये वस्तु की जो डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा कितने डिस्टेंस पे रखा गया है उतने ही डिस्टेंस पे हमारा क्या बनता है, इमेज भी बनता है। ठीक है, इसमें एक और लिख लें कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। एक चीज़ ये ध्यान देने की बात है कि जितना बड़ा ये वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। किससे बात हो रही है, ये समतल दर्पण से बात हो रही है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या क्या गुण है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के बराबर ही बनेगा, और जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, आभासी होगा। और जितने जैसे, ठीक है, इतना एक चीज़ इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है, वो जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो जितना दर्पण से जितने दूर अगर हम वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूर दर्पण के पीछे बनता है। तो इतना क्लियर है। एक चीज़ और कि इसमें जो इमेज होता है, प्रतिबिंब का पार्श्विक विस्थापन होता है, पार्श्विक इसमें एक बात और याद रखना है कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का पार्श्विक विस्थापन होता है, लेटरल इन्वर्जन, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन होता है। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लें। पार्श्विक विस्थापन, लेटरल इन्वर्जन का मतलब यही है कि
जैसे ऐसा समझे कि जैसे कोई एक समतल दर्पण है जो घर में जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, वो समतल दर्पण ही होता है। तो अगर हम एक समतल दर्पण यहाँ लें और उसमें हम अपना प्रतिबिंब देखें तो कैसा, जैसे हम हैं एकदम सेम हमारे साइज का ही उसमें एक प्रतिबिंब हमारा दिखता है, और वो प्रतिबिंब दर्पण से हम जितने दूर खड़े हैं हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर पर बनता है। देखे होंगे ऐसा, और सीधा बनता है। ऐसा नहीं कि हमारा सर ऊपर है तो उसमें सर नीचे दिखता है, ऐसा नहीं होता है। समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात हो रही है, लेटरल इन्वर्जन होता है उसमें, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि जो प्रतिबिंब हमारा होता है, प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन होता है। या जो प्रतिबिंब है उसका क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लें। पार्श्व लेटरल जो इन्वर्जन है इसका क्या मतलब है, एक ध्यान देना है कि जो लेटरल इन्वर्जन की यहाँ बात की जा रही है इसका मतलब उल्टा नहीं है, ये उल्टा नहीं है, बस दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट उसमें हमको दिखता है, तो ये लेटरल इन्वर्जन होता है। तो ये समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है कुछ इस तरह से समतल दर्पण बनता है। अगर पूछता है तो ऐसे बना के दिखाएंगे, और इसके प्रतिबिंब के गुण को पूछता है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का क्या गुण है, तो इसमें हम लोग इस गुण को लिखेंगे। अब इसके आगे जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, और इसमें जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है ये क्या होता है, और इसमें जो छोटे छोटे कुछ टर्म है उसकी बात करेंगे। और फिर हम लोग अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, और आगे फर्दर एक क्लास कंटिन्यू हम लोग करेंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखें ज़रूर कि नोट करते रहें, नोट्स अपना बनाएं, बुक पढ़ें, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।